इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है भारतीय भाषाएं एवं लिपियाँ। आप देख सकते हैं इंडियन लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स। हम लोग आज लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट्स पर बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक मुख्यतः आपके यूपीएससी के मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपका आर्ट्स एंड कल्चर का पार्ट है। लेकिन उसके अलावा भी जो पीसीएस वगैरह या फिर जो भी इसके अलावा जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप दो टर्म देख रहे हैं, एक है भाषा और लिपि। हम लोग भाषा और लिपि पर बात करने वाले हैं। तो पहले हम लोग एक एक करके समझ लेंगे। पहले हम लोग भाषा को समझेंगे और उसको ख़त्म करके फिर हम लोग लिपि पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भाषा शब्द जो आप देख रहे हैं, तो अगर आपने मेरा वैदिक लिटरेचर का क्लास किया है तो वहाँ पर मैंने एक जगह बताया था कि जब किसी भी शब्द का अगर उसके सही अर्थ तक पहुंचना है, अगर उसके सही मीनिंग को समझना है, तो हमें पहले ये जानना होगा कि वो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कहाँ से वो शब्द आ रहा है। क्योंकि जब तक हमें ये ना पता चलेगा कि वो कहाँ से उस शब्द की उत्पत्ति हो रही है, तब तक हम उसके सही अर्थ को शायद नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए पहले हम लोग समझते हैं कि ये भाषा जो शब्द हम लोग बोल रहे हैं ये कहाँ से आया है, कहाँ से इसकी ओरिजिन हो रही है। तो भाषा शब्द जो है वो संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है। किससे? संस्कृत के भाष धातु से, ठीक है। इसको ध्यान में आप रखेंगे। भाष का क्या मतलब होता है? यहाँ पर भाष का मतलब हो रहा है वाणी की अभिव्यक्ति मतलब होता है एक्सप्रेस करना, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ वॉइस, वाणी की अभिव्यक्ति, वो भाष का मतलब। तो यही भाष से हमने क्या लिया है? भाषा है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछे कि भाषा क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति या कोई भी जो सामाजिक मनुष्य है, तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अपने भावों को, अपने विचारों को जो उसका आदान प्रदान करता है, उसी का एक माध्यम है, एक मीडियम है। तो सिंपल आप बोलेंगे कि ये एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू इंसान अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को क्या करता है? व्यक्त करता है। दैट इज कॉल्ड भाषा, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो इट इज़ अ मीडियम, इट इज़ जस्ट अ मीडियम। लेकिन हमने अभी के समय में इसको क्या बना दिया? एक स्टेटस सिंबल। भाषा को हम एक स्टेटस सिंबल के रूप में देख रहे हैं और इवन उसको जी रहे हैं। और ये देन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो ब्रिटिशर्स राज करके गए, ये उनकी देन है। आप देखेंगे ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ जहाँ भी उन्होंने राज किया, उन्होंने लोगों को अपनी भाषाएं सिखा दी। और आज फिर ऐसा वक्त आ गया कि इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक ठीक है, समझ में आता है। लेकिन आपने देखा होगा अगर, या फिर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, तो आपको ये पता होगा कि ब्रिटिशर्स की जो नीति थी, जो उनकी पॉलिसी थी, वो पॉलिसी क्या था? डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो अपनाया करते थे। इतना उन्होंने डिवीज़न कर दिया कि वो डिवीज़न आप आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी लैंग्वेजेस, तो आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इसके बाद उनका इम्पैक्ट ऐसा रहा कि जब तक वो थे, उसके बाद जब वो चले भी गए, तो उनका इम्पैक्ट आज भी उनकी जो भाषा है, आज भी हम अंग्रेज़ी को एक स्टेटस सिंबल के रूप में यूज़ करते हैं कि अगर कोई सामने वाला पर्सन जो है वो अगर फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है, तो हम कहेंगे अरे वाह क्या बात है, मतलब बहुत विद्वान ये पुरुष है या बहुत विद्वान ये महिला है, देखो इंग्लिश में बात कर रहा है। कोई 4 लाइन का इंग्लिश बोल दे, देखे 5 लोग तुरंत घेर लेंगे कि अरे देखो कितना विद्वान लोग हैं। तो हम भाषा को एक स्टेटस सिंबल के रूप में देख रहे। इवन अभी ऐसा हाल हो गया है कि आप स्कूल्स वगैरह में भी देखेंगे कि इंग्लिश को ही इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है कि लोग हिंदी में, अभी के जो जनरेशन है उनको हिंदी के बहुत सारे जो एकदम ईजी, मतलब जो ईजी शब्द है वो भी समझ नहीं आ रहे। इवन वो नंबर्स को भी नहीं बता पा रहे कि 15 को हम 15 बोलते हैं कि 50 बोलते हैं या क्या। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम अपनी चीज़ों को भूलकर हम अंग्रेज़ी को अपनाते जा रहे हैं। और किसी चीज़ को देखिए, अभी ग्लोबलाइजेशन का समय है, किसी चीज़ को अपनाना कोई ख़राब बात नहीं, लेकिन अपनी चीज़ों को छोड़ देना और किसी और की चीज़ों को स्टेटस सिंबल बना देना। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी के समय में अगर कोई सामने इंग्लिश बोल रहा है और उसका जवाब कोई हिंदी में दे रहा है, तो वी रिकग्नाइज देम एज अ
गवार, या फिर बोलेंगे कि वो बहुत इलिटरेट है या फिर वो एजुकेटेड नहीं है, तो हम इस तरह से उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हिंदी बोल रहा है या फिर क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, तो इसलिए हम लोग उनको अलग अलग चीज़ मतलब अलग नज़र से देखते हैं। तो ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भाषा सिर्फ और सिर्फ माध्यम है। मैं अगर आपको कुछ बताना चाह रही हूँ, मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ, तो मैं आपको वो हिंदी में बोल सकती हूँ, इंग्लिश में बोल सकती हूँ, उर्दू में बोल सकती हूँ, मैथिली में, फ्रेंच में, किसी भी चीज़ में। तो ये विद्वता की निशानी नहीं है। विद्वता तो अलग जगह है, लेकिन मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हूँ, वो मैं किसी भी भाषा में करूँ, दैट डजेंट मैटर कि मैं विद्वान हूँ उस चीज़ के लिए, उसको आधार बनाकर, या फिर मैं विद्वान नहीं हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं भाषा पे। तो आपने इतना समझा कि संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, भाष का अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ वॉइस। अब हम जब भाषा की बात करें तो भाषा किस रूप में हो सकता है? तो भाषा आपका मौखिक भी हो सकता है, ये ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर एवं लिखित भी हो सकता है, यानी कि रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। भाषा जो है वो मौखिक और लिखित दोनों रूप में हो सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं, थोड़ा और इसको ये करेंगे, एलाबोरेट करते हैं। भाषा जो है, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, ऑल ओवर कंट्रीज़ की बात करें, तो पूरी दुनिया में लगभग 7,000 भाषाएँ हैं। अब आप देखिए 7,000 भाषाएं हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इंसान वो एक एक करके वो 7,000 भाषाओं को समझे या उसको जान पाए। तो उसको और इजी वे में पढ़ने के लिए या समझने के लिए क्या किया गया कि उन 7,000 भाषाओं को एक समूह में बांधकर क्लासिफाई किया गया, अलग अलग समूहों में उसको डिवाइड कर दिया गया, और उसी समूह को बोला गया भाषा परिवार। हमने यहाँ पर क्या किया? डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया भाषाओं को अलग अलग समूह में, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। अब देखिएगा, मैं यहाँ भाषा परिवार की बात कर रही हूँ, तो मैंने क्या बोला कि लगभग कितनी भाषाएं हैं? 7,000। पूरी दुनिया भर की बात की जा रही है, तो पूरी दुनिया में लगभग 7,000 भाषाएं हैं। तो 7,000 भाषाओं को और इजीली समझने के लिए, अब देखते हो बायो वगैरह अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी देखते हो बहुत डिवीज़न किया जाता है, बहुत चीज़ों को क्लासीफाई कर दिया जाता है ताकि हम उसको ईजिली समझ सकें, क्योंकि इकट्ठा सबको समझना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ठीक यहाँ पर क्या किया गया, 7,000 भाषाओं को मैंने क्या बोला कि समूह बनाकर अलग अलग रूप में उसको क्लासीफाई किया गया। तो उसी में से हमने क्या किया, बना दिया भाषा परिवार। भाषा परिवार। तो अब आप जानिए कि उन 7,000 भाषाओं को क्लासीफाई किया गया और भाषा परिवार बनाया गया। तो कितना भाषा परिवार बनाया गया? तो याद रखेंगे आप 10। उन 7,000 भाषाओं को क्लासिफाई करके 10 भाषा परिवार बना दिया गया। इट मीन्स कि इसी 10 भाषा परिवार के अंदर ही ये सारी भाषाएं क्या है, सम्मिलित है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो ये अभी हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, अभी हम पूरे विश्व की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 7,000 भाषाएं हैं, उसमें से 10 भाषा परिवार बना दिया गया जिसमें सारी भाषाएं यहाँ पर सम्मिलित की गई है। अब हम भारत की भाषा पर आते हैं। भारत में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इसी 10 भाषा परिवार में से 4 भाषा परिवार को अलग किया गया या फिर यहाँ लिया गया। ठीक है, आप कह सकते हैं 4 भाषा परिवार यहाँ पर लिया गया। ठीक है, कहाँ से? 10 भाषा परिवार से 4 भाषा परिवार हमने ले लिया। भारत में इस 4 भाषा परिवार में जितनी भाषाएं हैं उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको मूलतः बता रही हूँ कि इसको 10 भाषा में से 4 भाषा परिवार लिया गया। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि भारत में कितनी भाषा परिवार है तो आप कहेंगे कि भारत में 5 भाषा परिवार है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा नीचे, भारत में नीचे दिख रहा है आपको, यहाँ पे शायद आपको दिखता होगा, यहाँ पर नीचे यहाँ पर 5 भाषा परिवार है। तो 5 कैसे? मैंने यहाँ पर बताया कि 10 भाषा परिवार में से 10 भाषा परिवार में से 4 भाषा परिवार लिया गया और एक मैंने बाद में ऐड किया। मतलब यहाँ पर एक भाषा परिवार जो है वो बाद में इसको ऐड किया गया भाषा परिवार के रूप में। तो टोटल भारत की अगर बात की जाए तो भारत में 5 भाषा परिवार है। तो आप याद रखेंगे +1, मैं यहाँ भी लिख दे रही हूँ
5 भाषा परिवार है। यहाँ तक आपको ध्यान होगा, ठीक है। इसको आपको समझना है, ठीक है। ये आप याद रखें कि टोटल 10 भाषा परिवार है, जिसमें से 4 भारत में लिया गया और 1 भाषा परिवार को बाद में ऐड किया गया। मतलब कुल मिलाकर भारत में 5 भाषा परिवार है। अब आपको वो 5 भाषा परिवार के नाम ध्यान रखने हैं और उस भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आपको पूछ सकता है कोई भी भाषा उठाकर कि ये किस परिवार से बिलोंग करता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग भाषा परिवार को समझेंगे, जो भारत की भाषा परिवार है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर टॉपिक भारतीय भाषा परिवार। भारतीय भाषा परिवार, तो कितनी भाषा परिवार है? तो आप ध्यान रखेंगे 5, ठीक है। हम उस 5 के नाम को लिख लेते हैं, फिर हम लोग एक एक करके सबको समझेंगे, ठीक है। पहला है आपका हिंद आर्य भाषा परिवार, हिंद आर्य भाषा परिवार। दूसरा आपका द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। चौथा है आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार। और 5वां जिसको बाद में ऐड किया गया वो है आपका अंडमानी भाषा परिवार, अंडमानी भाषा परिवार। तो ये 5 भारतीय भाषा परिवार है। कौन कौन से, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, जैसे भी आपको सुविधा आप इसको लिख लीजिएगा। तो हिंद आर्य भाषा परिवार, या फिर उसको हम लोग भारोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं। भारोपीय क्यों? भारत और यूरोप के 2 नाम को मिलाकर वहाँ पर इसको कहते हैं भारोपीय भाषा परिवार या हिंद भाषा परिवार। दूसरा आप देख रहे हैं द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। चौथा चीनी तिब्बती भाषा परिवार, या फिर इसे हम लोग नाग भाषा परिवार भी कहते हैं। तो अगर आपको नाग भाषा बोले या फिर चीनी तिब्बती तो दोनों एक ही होगा, ठीक है। और 5वां आपका अंडमानी भाषा परिवार। ये 5 आपके भाषा परिवार है, इसको आपको याद रखना है, ये 5 नाम। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए 5 में से 2-3 कोई भी नाम उठाकर दे दे और पूछ दे कि ये किससे, मतलब क्या ये भारत का भाषा परिवार है, तो ये आपको ध्यान में रखना। तो अगर आपको ये 5 नाम याद है तो आप इजीली यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके भाषा परिवार को समझेंगे। पहला जो मैंने लिखा हिंद भाषा परिवार, पहले उसको समझते हैं कि वो क्या है और उसमें कौन कौन सी भाषाएं इंक्लूडेड हैं। हिंद आर्य भाषा परिवार, हिंद आर्य भाषा परिवार, ठीक है। अब इसको समझिएगा। सबसे पहला कि हिंद आर्य भाषा परिवार जो है ये इस 5 भाषा परिवार में सबसे बड़ा भाषा परिवार है। याद रखिएगा, अब उस 10 भाषा परिवार को आप भूल जाइए, क्योंकि अब हम भारत की भाषा परिवार पर बात कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है, ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है। और इसके बारे में जान लीजिए कि लगभग 3/4 से ज़्यादा जनसंख्या जो है इस भाषा परिवार में आने वाली भाषाओं को यूज़ करते हैं। मतलब इसमें जो जो भाषाएं आती है उसको 3/4 से ज़्यादा जनसंख्या उसको प्रयोग करती है। तो ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है, ठीक है। तो आप याद करिएगा या फिर उसको ध्यान में रखिएगा, लिख लीजिएगा कि 3/4 से ज़्यादा जनसंख्या इस भाषा परिवार में आने वाली भाषाओं को प्रयोग करती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ
भाषाओं को जान लेते हैं, क्योंकि बहुत इस परिवार में बहुत सारी भाषाएं, लेकिन उन सारी भाषाओं को याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोग अक्सर उसको उस भाषा से रूबरू होते हैं, तो उन भाषाओं को आप जान लीजिए कि ये भाषाएं इसमें सम्मिलित हैं। तो कौन कौन सी वो भाषाएं हैं? तो वो है संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मराठी, नेपाली, गुजराती, कश्मीरी और बांग्ला इत्यादि। ठीक है, तो लगभग 7-8 भाषाएं हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि इसमें सिर्फ 8 भाषाएं आती, मैंने इत्यादि ETC लिख दिया। ये मुख्यतः ये भाषाएं आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसी में से कोई भाषा उठाकर आपको पूछ देगा कि ये किस भाषा परिवार से बिलोंग करता है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये भाषाएं जो है आप इसके यूज टू है, इसको आपने आप आए दिन सुनते भी होंगे। तो कौन कौन सा है? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मराठी, नेपाली, गुजराती, कश्मीरी, बांग्ला इत्यादि। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आप यहाँ पर रुकती हूँ। यहाँ पर एक आप देख रहे हैं भाषा उर्दू, इसको भी लेके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट। मैंने बोला कि ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना कर चले गए, लेकिन आज तक उनका ये पॉलिसी हम लोग आपस में ही कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका इम्पैक्ट दिखता है हमारे आपस में। अब इतना बंटवारा तो हो ही चुका है, हिंदू मुस्लिम फिर जात के नाम पर इतना बंटवारा हमने कर दिया। हमने इतना बंटवारा कर दिया कि हमने खाने की चीज़ों को भी बांट दिया, और उस पर भी नहीं रुके तो अब हम क्या कर रहे हैं? भाषा को भी बांट रहे हैं। पहला चीज़ तो आप देख लीजिए कि उर्दू कहीं किसी और की भाषा नहीं, उर्दू भी हमारी ही भाषा है, भारतीय भाषा परिवार का ही एक अंग है। हिंद आर्य भाषा परिवार का ये एक अंग है, तो ये कहीं दूसरे किसी और की भाषा नहीं है। अब बहुत लोग को आपत्ति देखिए क्या है कि बहुत लोग, अभी सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और कई सारे ऐसे पोस्ट हर दिन देखने को मिलते हैं कि अरे संस्कृत में बात करो या हिंदी बोलो, उर्दू नहीं बोलो, उर्दू मुसलमान की भाषाएं हैं, ये है वो है। ठीक है, इवन सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, मैंने खुद भी इस चीज़ को बहुत जगह महसूस किया है। मैंने कई लोगों को जब हम विश करते हैं सामने वाले को, उनका बर्थडे हो, एनिवर्सरी या किसी भी शुभ चीज़ में विश करते हैं, तो ज़माने कुछ भी, हम कभी शुभकामनाएं कहते हैं, कभी बधाई हो कहते हैं, कभी मुबारक हो कहते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने बहुत लोग को मैंने मुबारक हो भी कहा है, तो अब ये मुबारक शब्द लेकर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अरे पहले आप हिंदू बनिए फिर आप बधाई दीजिएगा। सबसे ख़राब ये लगता है कि पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं दे रही, आप उसको एक्सेप्ट करिए, मैं किसी भी भाषा में दूँ, लेकिन यहाँ पर है कि हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो उनको कोई ये समझाए या कोई बताए, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग उनको समझाइए कि भाषा किसी धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो क्षेत्र के हिसाब से होता है। अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाए, लॉजिक लगाए, तो आप देखेंगे, आप बांग्लादेश चले जाइए, बांग्लादेश देखिए, वहाँ पे जनसंख्या मेजॉरिटी किसकी है? मुस्लिम्स है। क्या वो उर्दू बोलते हैं? नहीं, वहाँ पर बंगाली लोग यूज़ करते हैं। आप या फिर उतना दूर छोड़ दीजिए ना, आप अपने किसी क्षेत्र में, आप मिथिलांचल चले जाइए। अगर आप मिथिलांचल जाते हैं, वहाँ पर मैथिली भाषा यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी हो, वो मैथिली ही बोलेंगे, क्योंकि वो उस क्षेत्र में रह रहे हैं। ये धर्म से दूर दूर तक इसका लेना देना नहीं है कहीं भी। आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, पश्चिम बंगाल में कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, वो वहाँ पर क्या बोल रहा है? बंगाली बोल रहा है। ऐसा थोड़ी है कि वो मुस्लिम है तो वो हिंदू बोल रहा है, जो हिंदू है वो हिंदी ही बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको भी लोगों ने धर्म के नाम पर बांटना शुरू कर दिया। मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस अभी के टाइम पे दिख रहा है। लोग को ये नहीं पता है कि ये भाषा हमारा ही भाषा है। इवन हिंदी और उर्दू जो है, इन दोनों को बहन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो ओरिजिन हुआ है वो लगभग आसपास समय में हुआ है एक साथ, तो इसलिए इन दोनों को मौसी बोलते हैं। इवन आप अगर किसी कवि को देख ले, किसी शेरो शायरी करने वाले शायर को देख ले, तो वो हमेशा कहेंगे, अगर कोई शायरी कर रहा है उर्दू में, तो वो हमेशा कहेगा कि उर्दू क्या है? मेरी माँ है, और हिंदी क्या है? मेरी मौसी है। अगर कोई हिंदी में कविता कर रहा है तो वो कहेगा कि हिंदी जो है वो मेरी माँ है, और उर्दू क्या है? वो मेरी मौसी है। अब आप देख लीजिए, कई सारे मतलब ये
लोग इतना कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। अभी एक गाना आया था, किसी मुसलमान ने गा दिया था, हर हर शंभू करके कोई गाना, तो अब उस पर मुसलमानों ने विरोध किया कि तुम कैसे ये गा सकती हो, ये भजन कैसे, मतलब तुम मुसलमान हो। तो भाषा किसी भी धर्म से बहुत परे है। आप संगीत में देख लीजिए, रफ़ी साहब ने कितने सारे भजन गाए हैं, और ऐसे हमारे आप कई सारे हिंदू सिंगर्स देख लीजिए, अगर यहाँ पर हिंदू और मुसलमान की बात कीजिए तो उन्होंने कई सारे, इवन लता जी ने बहुत सुंदर सुंदर उर्दू में कई सारे गाने गाए हैं। तो इतना सारा खूबसूरती यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने इंग्लिश को, जो हमारे ऊपर राज करके गए, जो हमें मतलब पूरी तरह कंगाल करके, पूरी तरह बांट करके चले गए, हम उनकी भाषा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, मतलब मैंने बताया नहीं कि वो स्टेटस सिंबल है हमारे सोसाइटी में, और हम इंग्लिश को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में उतार रहे हैं, उनके पहनावे को, उनके रहन सहन, हर चीज़ को। लेकिन हम अपनी भाषा, जो हमारी खुद की अपनी भाषा है, हम उसको क्या करते हैं कि अरे ये तो मुसलमान, अरे ये तो पाकिस्तान का भाषा है, अरे पाकिस्तान का तो जब उर्दू का ओरिजिन हुआ तो पाकिस्तान का तो नामो निशान नहीं था। तो हम लोग इस पर बात करते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अब लोग हिंदी उर्दू पे भी ये बात कर रहे हैं भाई। और अगर आपको मैं बोल दूं कि अगर आप, जब नॉर्मली हम जो बात करते हैं हिंदी में, तो कई सारे ऐसे शब्द हैं जो उर्दू के आते ही हैं, उसके बिना आप बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शुद्ध हिंदी बोलना बहुत कठिन है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। आप उसके व्याकरण, आप शुद्ध हिंदी बोल ही नहीं पाएंगे। हर एक जगह पर कहीं ना कहीं उर्दू का शब्द जो है वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उर्दू हमारी ही भाषा है, किसी और की भाषा नहीं है। इस बात को समझे, ठीक है। और देख लीजिए संस्कृत जो है, ऐसे तो संस्कृत कई सारी भाषाओं की जननी कहते हैं संस्कृत को, क्योंकि इसी संस्कृत से कई सारी भाषाएं क्या है निकली है। और संस्कृत, लेकिन कभी भी, जैसे मैंने क्या बोला कि पोस्ट में लोग लिख रहे हैं संस्कृत बोलो, ये बोलो, तो संस्कृत बोलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संस्कृत बहुत ही टफ लैंग्वेज है, और इसलिए शुरू से ही संस्कृत कभी भी लोकप्रिय, जनप्रिय भाषा नहीं रहा है। इवन महात्मा बुद्ध ने भी जब अपने उपदेश दिए तो उन्होंने वो उपदेश पाली में दिया। अब उनको लोगों ने, भक्तों ने कहा कि अरे आप पाली में क्यों बोल रहे, आप संस्कृत में उपदेश दीजिए। तो उन्होंने भी कहा कि संस्कृत जो है वो देवप्रिय है, लेकिन वो जनप्रिय नहीं है, लोकप्रिय नहीं, और लोग समझेंगे ही नहीं। और यही कारण है कि देखिए आज हम संस्कृत समझते नहीं हैं, तो कई सारे लोग ऐसे हैं, पंडित ऐसे हैं जो ठग कर हमें संस्कृत के नाम पर कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। इवन वैदिक मंत्र इतने सारे हैं कि उसको कुछ भी, मतलब उसका गलत प्रोनाउंसिएशन या गलत चीज़ों को पढ़कर निकल जाते हैं और हमें ठग लेते हैं। तो ये काफ़ी टफ है। इवन हिंदी भी काफ़ी टफ है, लेकिन संस्कृत जो है, एक चीज़ और जान लीजिए, संस्कृत जो है वो एक क्लासिकल लैंग्वेज है। और याद रखिएगा, इसको 2005 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था। ये भी फैक्ट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो क्लासिकल चीज़ें, अगर आप जुड़े हैं किसी चीज़ से, मान लीजिए अगर आप संगीत से जुड़े हैं, तो क्लासिकल चीज़ कोई भी बहुत टफ होता है, बहुत साधना की ज़रूरत होती है वो, क्योंकि वो बहुत प्योर होता है। किसी प्योर चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत लगता है ना। तो याद रखिएगा, ये क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज। अगर आप क्रिकेट ही खेल रहे हैं, बहुत बोलते क्रिकेट में बोलते क्लासिक बैट्समैन है ना, तो वो एक प्योरिटी होती है जिसको करना बहुत टफ होता है। तो ठीक उसी तरह संस्कृत जो है वो काफ़ी टफ लैंग्वेज है, इसको इसलिए ये कभी भी जनप्रिय नहीं रहा है, क्योंकि इसको बोलना इजी नहीं है। आप हिंदी भी शुद्ध नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग लेकिन उसके बावजूद भी हम इंग्लिश को लेके काफ़ी ये रहते हैं कि अरे हमें इंग्लिश आता है। देखते होंगे ना, कई सारे बोर्ड में लिखा रहता है बाहर में कि इतने दिन में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखिए। कितना ईजी है कि आप तुरंत इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, लेकिन आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा कि मात्र इतने दिन में आप हिंदी बोलना सीखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टफ और क्लासिकल चीज़ें हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप ध्यान रखेंगे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मराठी, नेपाली, गुजराती, कश्मीरी, बांग्ला इत्यादि। अगर आपको ये समझ है तो एटलीस्ट आप इन चीज़ों को लोगों को बताएं कि यहाँ पर भाषा के नाम पर भेदभाव ना करें। ये भी हमारी ही भाषा है उर्दू, और देख रहे हैं भारतीय भाषा परिवार का ये एक हिस्सा है, और बिना हिस्सा का कोई भी किस्सा पूरी तरह से नहीं चल सकता। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको क्लियर होगा हिंद आर्य भाषा परिवार। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे भाषा परिवार की तरफ। दूसरे भाषा परिवार की तरफ, और बड़ा अजीब लगता है आज के टाइम में, अगर आप एक्ट्रेस एक्टर को देख लीजिए, वो लोग भी
पढ़े लिखे जो भी हो ना हो, देख लीजिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन फिर वो उनके इंग्लिश देखिए, अब उन्हीं को, और वो जो करते वही हम कॉपी करते, और बड़ा अजीब लगता है। मैंने अभी कोई क्लिप देखा था कि मुझे नाम याद नहीं है उस एक्ट्रेस का, कि उनको कुछ हिंदी में स्पेलिंग लिखने के लिए दिया गया कि वो लिखे, बहुत टफ नहीं था मेरे ख्याल से वो स्पेलिंग, और वो लिख नहीं पा रही थी, तो बहुत दुख लगता है। और फिर वो उनका जो एक्सप्रेशन होता है हिंदी के शब्द को सुन के कि अरे अरे ये क्या है, ये क्या किसने बोल दिया, समझ नहीं आ रहा है। तो मतलब ऐसा लगता है कि वही विदेशी चिड़िया हैं हमारे देश में, और हम लोग कोई देसी चीज़ उनको परोस रहे जो उनके समझ से बाहर है। अरे अपनी चीज़ों को, आप बाहरी चीज़ों को अपनाइए, बेशक अपनाइए, लेकिन अपनी चीज़ों को भूलिए मत, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरा हम लोग बढ़ते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार, पहला तो इसके बारे में एक फैक्ट जान लीजिए। जैसे मैंने बोला सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो हिंद आर्य भाषा परिवार। उसके बाद जो सेकंड नंबर में सबसे बड़ा भाषा परिवार है वो है आपका द्रविड़ भाषा। तो दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा, द्रविड़ भाषा परिवार। उसके बाद जो अगर सेकेंड रैंक में है सबसे बड़ा भाषा परिवार किसके, याद रखिए, फिर मैं बोल रही हूँ भारतीय भाषा परिवार में, तो दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा रिलेट कर पाते होंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं द्रविड़ लिखा हुआ, तो द्रविड़ नाम से ही आप समझ जाएंगे कि ये कहाँ से इंडिया के किस पार्ट की ये बात कर रहा है। तो इंडिया के ये दक्षिण पार्ट की बात कर रहा है, ये साउथ की बात कर रहा है, मतलब साउथ इंडिया की बात कर रहा है। तो इसमें अधिकांशतः इसमें जो भाषाएं आती है वो अधिकांशतः कहाँ पर बोली जाती है, तो साउथ इंडिया में, यानी कि दक्षिण भारत में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को आप लिख लेंगे कि अधिकांशतः दक्षिण भारत में इसमें जो भाषाएं आती है वो बोली जाती है। ठीक है, तो आप वहाँ की भाषाएं ऐसी है जो आप सुन के ही बता देंगे अच्छा ये दक्षिण भारत में ही बोली जाती है, इतना ईजी है आपको इसको याद रखना। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखेंगे कि इस भाषा परिवार में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली भाषा कौन है, वो है आपका तमिल। ठीक है, सबसे ज़्यादा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली भाषा कौन है, तमिल, किसमें, द्रविड़ भाषा परिवार में। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखना। उसके अलावा कौन कौन सी भाषाएं इसमें आती हैं, तो वो आपका कन्नड़, मलयालम, तेलुगु इटिसी। ठीक है, तो ये नाम ऐसे हैं कि आप ऐसे ही रिलेट कर लेंगे कि ये साउथ इंडिया में बोली जाने वाली भाषा है, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु। लेकिन ये ध्यान रखना है कि द्रविड़ भाषा परिवार में सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा प्रयोग होता है, तो वो होता है आपका तमिल। यहाँ तक याद। चलिए, ये भाषा है तो इजीली आप यहाँ पर रिलेट कर जाएंगे। लेकिन दो भाषा और है जो इसमें प्रयोग होती है, वो भाषा से हम अनभिज्ञ होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए वो कौन कौन सी भाषा है। तो एक है आपका ब्राहुई और एक है आपका तुलु, ब्राहुई एवं तुलु। ठीक है, ये दोनों भाषा थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए ये नया भी है और एग्जामिनर आपको इतना इजी तो नहीं देगा कि मान लीजिए वो नाम दे दिया तो आप ऐसे ही रिलेट कर जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको जान लीजिए। ब्राहुई जो है ये कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, तो बहुत ज़्यादा इसको प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है वो आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में होता है। इसके अलावा जो भारतीय कश्मीर है, उसकी सीमावर्ती क्षेत्र में ये प्रयोग की जाती है। ठीक है, जान लीजिए ये इसी भाषा परिवार में आती है। ब्राहुई कहाँ पर, भारतीय कश्मीर सीमावर्ती क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा तुलु जो है, तुलु आपका यूज़ होता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, कर्नाटक के 2 तटीय जिले
बस आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक के 2 तटीय ज़िले में इसको प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि केरल में एक ज़िला पड़ता है, मैं उसका नाम लिख देती हूँ, आप केरल लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं उसका नाम लिख देती हूँ, कासरागोड। कहाँ पड़ता है ये? केरल में, ये पड़ता है आपका केरल, ठीक है। एक तो मैंने बोला कर्नाटक के 2 तटीय ज़िले में, और उसके साथ केरल में एक ज़िला पड़ता है, एक ज़िला मैं लिख देती हूँ, कासरागोड ज़िला। कौन सा ज़िला? कासरागोड ज़िला। यहाँ पर ये तुलु भाषा प्रयोग किया जाता है, मतलब बहुत कम अब इसको बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। तो कासरागोड ज़िला में, लेकिन एक चीज़ और आप याद रखें, कासरागोड ज़िला का यहाँ पर नाम आ रहा है, जिक्र आ रहा है, तो इसके बारे में जान लीजिए कि इसको सप्तभाषा संगम भूमि कहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ये भी फैक्ट पूछ दे कि सप्तभाषा संगम भूमि किसको कहते हैं, तो वो कासरागोड ज़िला को कहते हैं। अब याद रखेंगे, नाम ही है सप्तभाषा संगम भूमि। सप्तभाषा मीन्स 7 भाषाओं का संगम वाला भूमि है कौन? कासरागोड। तो इसी 7 भाषा में से एक भाषा आपका आता है कौन सा? तुलु। तो इसको आपको याद रखना है। तुलु याद रखना है कर्नाटक के 2 तटीय ज़िले में और केरल के कासरागोड ज़िला में, और कासरागोड ज़िला को कहते हैं सप्तभाषा संगम भूमि, यानी कि 7 भाषाओं के संगम वाला ये भूमि है। और ये इन्हीं 7 भाषाओं में से एक कौन सा भाषा है आपका? तुलु, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो हमने आज 2 भाषा परिवार को समझा, हिंद आर्य भाषा परिवार और दूसरा आपका द्रविड़ भाषा परिवार। बाकी के 3 भाषा परिवार को हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, क्योंकि आज के लिए ये बहुत ज़्यादा हो गया। आप पहले इतना याद कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।